बहू, मैं अपने बेटे से भरण पोषण मांगने का अधिकार रखती हूँ। नेहा अंदर कमरे में तैयार हो रही थी और विनीत उसका बाहर इंतजार कर रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए उसने नेहा को आवाज लगाई, अरे मैडम, और कितनी देर लगेगी? पार्टी खत्म हो जाएगी तब आओगी क्या? हाँ हाँ, आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अब तैयार भी ढंग से नहीं हूँ क्या? नेहा तैयार होती हुई अंदर से कमरे से बोली, अब देख लो, तुम्हारा ही वही का है। वो लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हें इतना लेट लेकर आया हूँ? कहीं ये ही ना सोचे कि तुम्हें मायके ही नहीं आने देता। विनीत ने सोफे पे बैठते हुए कहा। तो नेहा ने अंदर से ही जवाब दिया, अरे जनाब, अगर अच्छे से तैयार होकर नहीं जाऊंगी तो वो लोग यही कह सकते हैं कि तुम मुझे ढंग से नहीं रखते हो। फिर ना कहना कि तुमने तो अपने मायके में मेरी हंसाई करा दी। और जोर से हंस दी। विनीत भी मुस्कुरा कर रह गया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो नेहा ने अंदर से विनीत को आवाज लगाई, विनीत, जरा देख तो कौन आया है? जैसा आप कहें मालकिन, कहता हुआ विनीत उठा और जाकर दरवाजा खोला तो सामने कोई कुरियर वाला खड़ा था। उसने विनीत को देखते ही उससे पूछा, मिस्टर विनीत के नाम से कुरियर है क्या? वो यहीं रहते हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। लाओ दो भाई, किसने क्या भेजा है, जरा देखो तो। कोरियर वाले ने उसे वो कोरियर पकड़ाया, उसके सिग्नेचर लिए और वहाँ से निकल गया। विनीत कोरियर खोलकर देखने लगा तो उसके नाम का नोटिस था, जिसे पढ़ते ही उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी अंदर से आते हुए नेहा ने कहा, लो, हो गई तैयार, बस अब निकलते हैं। वैसे कौन आया था विनीत? पर विनीत ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी वो उस पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। उसे बिल्कुल चुप रहकर नेहा ने फिर पूछा, क्या हुआ विनीत? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ऐसा क्या है जो आंखें फाड़ फाड़ पर इस पेपर को पढ़ रहे हो? अब देर नहीं हो रही है क्या तुम्हें? विनीत ने नेहा की तरफ देखा और वो पेपर उसके हाथ में पकड़ा दिए। नेहा ने भी उस पेपर को पढ़ा तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा और वो विनीत से बोली, ये औरत कैसा कैसा कर सकती है ऐसा हमारे साथ? बिल्कुल चैन नहीं है इसे। खुद की जिंदगी तो सुख चैन से जी ली, अब हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है। पूरा मूड अपसेट कर दिया। कह देती हूँ, एक पैसा नहीं देने वाली मैं उस औरत को। विनीत अब भी चुप ही खड़ा रहा। उसको चुप देखकर नेहा भी भड़कते हुए बोली, अब बोलो भी, क्या करना है? मैंने पहले ही कहा था कि रबड़ को उतना ही खींचो जितना वो खींच सके, लेकिन तुम्हें तो पूरा रबड़ तोड़ने की लगी थी। अब मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्या करना है? विनीत ने फिर भड़कते हुए कहा। विनीत के चिल्लाने पर नेहा ने भी गुस्से पैर पैर पटकते हुए अंदर कमरे में चली गई। दोनों ने अपने ने जाना कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर बाद विनीत उस नोटिस को लेकर कमरे में गया और नेहा से बोला, अब क्या बैठी हो? चलो मामा जी घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना तुम्हारे मामा के घर पर, और उस औरत की शक्ल तो बिल्कुल नहीं देखनी मुझे। पता है, कोर्ट के चक्कर लगाओ, उससे बेहतर है मामा जी के घर चले चलो। विनीत में जब दो टूक बात की तो नेहा मन मार कर उठी और विनीत के साथ उसके मामा जी घर चलने के लिए रवाना हो गई। कार चलाते समय विनीत को याद तो आया अपना बचपन, जो कि काफ़ी गरीबी और तंगहाली में गुजरा था। पिता की जब मौत हुई थी तो ले देकर उसके पास 2 कमरे का घर था। माँ शिमला भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण वो दूसरे घर खाना बनाने का काम किया करती थी। हालांकि उसके नाना जी ने काफ़ी कहा कि विनीत को हम रख लेंगे और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं, पर विनीत के लिए वो तैयार नहीं थी। विनीत पढ़ने में अच्छा था, इसलिए उसमें उसमें ही अपना भविष्य देखती रहती थी। उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उसने अकेले ने मेहनत की। विनीत को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में उसके ननियाल का भी बहुत हाथ और योगदान रहा। सब ने मिलकर उसका सहयोग किया। नाना नानी के बाद मामा मामी ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई और वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा गया। नौकरी लगने के साथ ही शिमला ने अपने बेटे विनीत के लिए नेहा को पसंद कर लिया और उसे अपने घर की बहू बनाकर अपने घर ले आई प्रेम पूर्वक। विनीत ने काफ़ी मेहनत करके अपना बड़ा सा मकान भी बना लिया। 2 साल बाद दोनों एक बेटे के माता पिता भी बन गए। कहते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है
तो इंसान का दिमाग भी घूमता है। अब नेहा का स्वभाव बदलने लगा था। उसे शिमला जी की सेवा नहीं होती, बात बात पर उन्हें ताना सुनाना उसकी आदत हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने विनीत को भी अपने रंग में ही रंग लिया, लेकिन हालात तब तक ज़्यादा बिगड़ गए जब 4 महीने पहले मामा जी की मृत्यु हुई। इधर शिमला जी तो अपने मायके आई हुई थी, उधर नेहा ने उनके आने से सारे रास्ते बंद कर दिए। नेहा जानती थी कि शिमला जी को सबसे बड़ा संबल अपने मायके वालों का था, पर अब मायके में भी कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि मामा जी तो अब नहीं रहे थे। तो जब 15 दिन का सारा कार्यक्रम निपटा तो नेहा ने विनीत से कहकर शिमला जी को वृद्धाश्रम को ही भेज दिया। अब 6 महीने बाद शिमला जी की तरफ से नोटिस मामा जी के बेटे राजेश ने भेजा था। दोनों इसी बात को लेकर सख्ते में आ चुके थे। मतलब माँ राजेश भैया के पास उनके घर में है। सोचते सोचते मामा जी का घर भी आ गया। वहाँ पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। राजेश और माँ बाहर सोफे पर ही बैठे हुए हैं। विनीत और नेहा को आया हुआ देखकर राजेश मुस्कुराकर बोला, हमें पता था कि तुम दोनों लोग जरूर आओगे, इसलिए तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। राजेश को इग्नोर करते हुए विनीत माँ से बोला, माँ ये सब क्या है? आपने अपने ही बेटे को नोटिस भेज दिया? माँ उसकी तरफ देखते हुए बोली, इसमें गलत क्या है विनीत? मैंने तो नोटिस ही भेजा है, तुमने तो मुझे वृद्ध आश्रम ही भेज दिया था। ये तो शुक्र मनाओ कि मेरे बेटे की छमाई थी तो मेरा भतीजा वृद्ध आश्रम में उस दिन लोगों को खाना खिलाने गया जहाँ मैं उस मिल गई, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी वृद्धाश्रम में ही बीतती। तभी नेहा बोली, हाँ तो शौक से रहिए ना अपने मायके में, हमारे छाते पर मूंग क्यों दल रही हो आप? मेरे मायके वालों को तो मैं अखर नहीं रही हूँ बहू, वो मुझे किस चीज़ के लिए मना नहीं करते। कम से कम मेरी किस्मत इतनी तो अच्छी है, लेकिन मुझे भी तो रहने के लिए अपनी छत चाहिए, अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए। जब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसको पालने पोसने में लगाई तो उसका खजाना दूसरे से क्यों मांगूं? विनीत के कुछ कहने से पहले ही नेहा बीच में ही बोल उठी, किस चीज़ के पैसे दे आपको? आपके पास था ही क्या? कोई प्रॉपर्टी नहीं थी आपके पास, और मकान भी हमने ही बनवाया था। विनीत पति है मेरा, एक पैसा नहीं देने दूंगी मैं आपको। बहू तेरा पति मुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। मुझे तो मेरे भरण पोषण के लिए पैसे चाहिए, भीख नहीं मांग रही हूँ, हक मांग रही हूँ। तुम लोग खुद नहीं दोगे तो कोर्ट जा कर लूँगी, पर लूँगी ज़रूर। आखिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्वाही कर दी इसके लिए। चाहती तो मैं दूसरी शादी कर कर नया घर बसा सकती थी, पर इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नेहा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बात को पलटते हुए बोली, आखिर आप ही दुनिया वालों को भड़काने में आ गई। अरे ये लोग तो पराए हैं माँ जी, लेकिन हम तो आपके अपने हैं। आप लोगों से कोर्ट में चक्कर लगवाओगे क्या हम लोगों से? उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराते हुए बोली, वाह बहू, आज ये पराए हो गए और तुम अपनी, जबकि तुम भूल गई मुझ पर उस टाइम तुमने क्या अत्याचार किए थे। तुमने ही मुझे घर से निकलवा कर दर्द बदर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया था। ये तो भला हो इन लोगों को कि इन लोगों ने मुझे घर पर जगह दी। तब तुम्हें याद नहीं आया कि जो तुम काम कर रही हो वो कोर्ट के चक्कर लगाने लायक है? तभी राजेश बोला, देख विनीत, मुझे नेहा से कोई बात नहीं करनी है। अब तू बता, बाहर ही सेटलमेंट करेगा या कोर्ट चलेगा? तुम लोगों को बुआ के घर में रहने के लिए छत देनी ही पड़ेगी, भरण पोषण के लिए पैसे देने पड़ेंगे, उनका खर्चे उठाने पड़ेंगे, नहीं तो हम कानून का सहारा ले रहे हैं। और तुम पढ़ी लिखी हो, कानून तुम भी जानते हो क्या होगा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। इससे पहले नेहा कुछ कहती विनीत ने इशारा कर कर चुप कर दिया और राजेश से बोला, ठीक है मैं तैयार हूँ, क्या चाहते हो आप बताओ? ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बुआ को रहने के लिए अपने घर में कमरा देना पड़ेगा, साथ ही उनके गुजर बरस के लिए भरण पोषण के लिए पैसे खर्चा देना पड़ेगा। जब घर में ही रह रही हो तो